नई दिल्ली में दुनिया के माशी लिहाज से ताकतवर ममालिक G20 का सरबराही इजलास भारी भरकम मुआहिदों और MOUs पर दस्तखतों के बाद खत्म हो गया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बतौर वजीर आजम मुल्क और आलमी मंजरनामे पर अपना कद ऊंचा करने और आइंदा साल मुल्क में होने वाले इंतखाबात में इसका फायदा उठाने के लिए सख्त मेहनत की थी। वो किसी हद तक इस मकसद में कामयाब भी रहे हैं। दूसरी तरफ G20 सरबराही इजलास में चीन और रूस के सुदूर ने शिरकत नहीं की, जिससे इस इजलास की अहमियत भी कम हुई है और इलाकाई और आलमी सतह पर ममालिक की संबंधी और तनाज़ात की सूरत हाल भी नुमायां हुई है। दुनिया की अहम मईशतों के सरबराही इजलास के दौरान यह खबर भी सामने आई है कि अमरीका ने भारत, मशरिक़ वस्ता और यूरोप के दरमियान माशी तरक्की के लिए चीन के वन बेल्ट वन रोड जैसे मंसूबे के मुकाबले में भारत, मशरिक़ वस्ता, यूरोप माशी राहदारी शुरू करने के मंसूबे पर इत्तफाक़ राय हासिल किया है। मुतअद्दिद ममालिक ने इस हवाले से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर दस्तखत भी किए हैं और अमरीका चाहता है कि इस मंसूबे के तहत भारत, मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक, इसराइल और यूरोपी ममालिक के दरमियान मवासलाती निज़ाम उस्तवार किया जाए ताकि तिजारत को फ़रोग़ दिया जा सके। अगरचे इस मंसूबे की सोच बुनियादी तौर पर चीन से मुकाबले पर उस्तवार है, लेकिन माशी कामयाबी के लिए कोई भी मंसूबा बाहमी ताउन और हमाहंगी के जरिए पाए तकमील तक पहुँच सकता है और किसी भी मंसूबे का दूसरे मंसूबे से मुकाबला नहीं बनता है। इस मुआहदे में सबसे बड़ा शराकतदारों में जो इंडिया है, यूरोपी ममालिक हैं और सबसे बढ़कर सऊदी अरेबिया है, गल्फ रीजन है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इन मुआहिदों और 2030 को लेकर इस कदर संजीदा है कि उन्होंने इस मंसूबे को गेम चेंजर कहा है और बताया कि लोग यूरोप को मरकज़ निगाह तस्वुर करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट खासकर गल्फ ममालिक एक नया यूरोप होंगे। अब मोहम्मद बिन सलमान कह रहे हैं कि अगर 5 साल तक यही पॉलिसी इस तसलसल के साथ जारी रही तो ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि कतर, लेबनान और कुवैत की मिसालें भी दे रहे हैं कि वो भी बिल्कुल चेंज्ड होंगे और लग ये रहा है कि वो गल्फ रीजन के अंदर भी बेहतर शराकतदारी चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं और अपने जो बरादर इस्लामी ममालिक हैं उनको तेल की डिपेंडेंस से, इंहिसारी से निकाल कर जो असरी तकाजे हैं उनसे हमाहंग भी देखना चाहते हैं। G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत से पहले यह ख्याल किया जा रहा था कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भारत जाने से पहले कुछ देर पाकिस्तान का भी दौरा करेंगे। मीडिया पर यह खबर शह सुर्खियों में रही, लेकिन अव्वल तो ऐसा होना पहले से ही नामुमकिन था क्योंकि ऐसे दौरे की कोई पेशगी मनसूबाबंदी नहीं थी। दूसरा, इस कदर अदम सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम के दौरान भी उनका दौरा नामुमकिन ही तस्वुर किया जा रहा था। मजबूत ताल्लुकदारी की बुनियाद पर इस बार भी हमारे हुक्मरानों की ख्वाहिश थी कि किसी तरह शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करते और कुछ मदद फराम करते, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के ख्यालात इस बात की भी अक्कासी करते हैं कि अब वो कर्ज देने या इमदाद देने के कायल नहीं है। हाँ, वो ऐसी सरमायाकारी की जरूर तलाश में है जिसका मुस्तकबिल में फायदा हो। इसी तनाजुर में यह भी बताया जा रहा है कि अब गल्फ ममालिक इमदाद या कर्ज की बजाय पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म में पूरी उम्मीद है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करेंगे। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए उनका यह भी कहना था कि शहजादा सलमान अगले पाकिस्तान का दौरा करेंगे और उनका क़याम भी लंबा होगा। इस बार सऊदी अरब पाकिस्तान को कर्ज नहीं देगा बल्कि वो मुल्क में भारी इन्वेस्टमेंट्स करेगा। अब तासुर यह है कि मोहम्मद बिन सलमान लंबे दौरे के लिए पाकिस्तान पे आएंगे और अगले महीने ये दौरा जो है वो रखा जा सकता है। हो सकता है कि अगले महीने जो सऊदी क्राउन प्रिंस है वो अमाराती वफ्द के हमरा पाकिस्तान पहुंचे और सरमायाकारी में दिलचस्पी भी रखते हैं। इस हवाले से किन किन प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी होगी अभी कुछ वाजे नहीं है, लेकिन कभी इम्कानात ये हैं कि जो सऊदी अरेबिया है वो माइनिंग के अंदर दिलचस्पी रखता है और रेकोडेक जैसे मंसूबे में जो है उसकी सरमायाकारी भी एक्सपेक्टेड है। दूसरी जानिब लंदन में मुकीम साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से जब सहाफ़ियों ने G20 इजलास से मुताल्लिक बात की तो उन्होंने कहा कि अगर 2017 की पॉलिसियों का तसलसल रहता तो आज पाकिस्तान भी G20 इजलास में होता। नवाज शरीफ की ये बात एक बार सच मान भी ली जाए तो ऐसा लगता है कि ये भी इंतखाबी नारे के अलावा कुछ नहीं है और अगर इसका रैशनल अप्रोच के साथ जायजा लिया जाए तो 2017 के अंदर जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक थी उसके मुताबिक जो पाकिस्तान का GDP था वो 4.7% था। उसके साथ साथ जो एक्सटर्नल डेट का जो टोटल वॉल्यूम है वो तकरीबन $91 बिलियन था और उस वक्त पाकिस्तान ग्लोबली इकोनॉमीज के अंदर दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों में 40वें नंबर पर था और अगर उसी तसलसल से जारी रहता है तो पाकिस्तान शायद 40 से 38वें नंबर पर आ जाता। लेकिन G20 में दुनिया की 20 बड़ी मईशतें हैं और 1999 में कायम होने वाला ये माशी इकट्ठ उस वक्त से अनचेंज्ड है, बदला नहीं है। यानी इन 20 के अंदर इस राउंड फिगर में कोई एडिशन नहीं हुई। ये G21 नहीं हो गए बल्कि G20 है और अगर प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात की जाए तो G20 के अंदर वही मुल्क शामिल हो सकते हैं जिनसे मुताल्लिक दुनिया की बड़ी मईशतें ये समझे कि अगर इस मुल्क की मईशत पे कोई असर पड़ता है या डिफॉल्ट करती है तो दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतों के लिए धचका होगा। पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने पर था, बहुत सारी बातें हुई
हम उस खतरे से निकल भी गए, लेकिन दुनिया की बड़ी मईशतों को कोई असर नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी मईशत को कम से कम इस काबिल करना पड़ेगा कि दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें ये समझें कि आपकी मईशत से वो उन पर इंपैक्ट हो रहा है, या आपका ट्रेड वॉल्यूम जो है दुनिया की बड़ी मईशतों के साथ इस कदर ज्यादा है कि वो उससे असरअंदाज भी हों। अब दुनिया की 20 बड़ी मईशतें यानी G20 तकरीबन 85% ऑफ द जीडीपी के ऊपर मुश्तमिल है। दुनिया का 85% ऑफ द जीडीपी इन्हीं कंट्रीज से चलता है। 80% जो ट्रेड है वो इन्हीं ममालिक में होती है। तकरीबन जो 2/3 पॉपुलेशन है दुनिया की वो इन्हीं ममालिक में है। यानी आप ये कह लें कि तकरीबन 60-65% जो पॉपुलेशन है वो भी इन्हीं ममालिक में है। तो इसके हिसाब से रैशनल अप्रोच में हमें ये देखना चाहिए कि हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। सियासी नारे अपनी जगह पर, इलॉजिकल बातें अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त हमारे यहाँ जो मईशत है वो यकीनन हिचकोले खा रही है। कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट तो नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी हमें चाहिए है। भारत चांद को सर कर रहा है, चांद पे पहुंच गया है, की गहराइयों में भी पहुंच रहा है, जबकि पाकिस्तान में आज भी 75 बरस के बाद वही पुराने मसाइल जू के तू बरकरार है। 75 बरस पहले भी हमें खुराक और माशी फिक्र थी, आज भी ये फिक्र पहले से कहीं ज्यादा मौजूद है। हमें तब भी स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, सिक्योरिटी चैलेंजेस जैसे चैलेंजेस दरपेश थे। ये चैलेंजेस पहले की निस्बत आज ज्यादा बढ़ चुके हैं। चीनी की स्मगलिंग और बढ़ती हुई कीमतों का ही सिर्फ मिसाल ले ली जाए तो मालूम होगा कि ये मसला हमें 2019 में भी दरपेश था। तब भी भारी मिकदार में चीनी बाहर के ममालिक भेजी जा रही थी। मुनाफाखोरों ने इस पर सब्सिडी अलग से ली और बाद में मुल्क में चीनी की ऐसी किल्लत पैदा हो गई कि वो दुगने दामों बाहर से खरीदनी पड़ी। इसी तरह 2022 में भी यही मसला इसी तरह से तकरीबन इसी कॉम्पोजिशन के साथ नमूदार हुआ और आज 2023 में यह वारदात उसी पुराने तरीके से डाली गई है जैसे पिछले 30 वर्षों में डाली जाती रही है। ईरान से पेट्रोल की स्मगलिंग, डॉलर की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग, बिजली गैस की चोरी, इदारों का खसारा, ये सब वही मसले हैं जो हमें पहले दिन से दरपेश रहे हैं। आज 75 वर्षों बाद भी हमें यही मसाइल न है। इसका हल भी वैसे ही निकाला जा रहा है जैसे हर बार हम निकालते हैं, लेकिन सवाल सादा सा है कि क्या जिस अंदाज में इन मसाइल का हल किया जा रहा है, क्या ये जुज़ वक्ती है या कुल वक्ती या सस्टेनेबल होगा।